फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो यहाँ पर आज अपन किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। अभी आपको पता ही होगा कि जो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहा है वो ये चल रहा है कि मोदी रोजगार दो। तो हम उसी के अंदर एक और लाइन ऐड करेंगे कि इंजीनियर्स को चांस दो। ठीक है, क्योंकि ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन काफी यहाँ पर फ्रूटफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि जो मेन इश्यूज हैं हम इंजीनियर्स के, आपको पता है सभी अपना अभी लेकर चल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है बीएसएससी सीजीएल के अंदर, या फिर रोजगार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। लेकिन जो हम इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें चांस ही नहीं मिल पा रहा है। वो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ फैक्ट्स के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्योर टेक्निकल वैकेंसीज होती है इंजीनियर्स की वो तो निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि कुछ के तो ये प्राइवेटाइजेशन के चक्कर के अंदर वाट लग चुकी है। और जो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल का यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती थी यहाँ पर मास लेवल पर, उनका यहाँ पर अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईआरएमएस की सबसे पहले। ठीक है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। लास्ट ईयर हमें ये नाम बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में याद होगा। मेरी तरह आप लोग भी काफी सारे लोग होंगे जो आईएएस के प्रीलिम्स में 250 प्लस स्कोर करके भी अभी बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? हमें थोड़ा ना पता था कि यार पेपर देने के बाद आईआरएमएस का हमें पता लगेगा। लेकिन साल भर से ऊपर हो चुका है, कोई अपडेट आईआरएमएस का नहीं है। और केवल आईआरएमएस के बारे में ही नहीं, मैं आज सारे उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्योंकि बात करना जरूरी है यार। आज अगर हम आज यूनिटी के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर आकर साथ नहीं खड़े होंगे ना, तो हमारे इश्यूज को कभी कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, लोगों के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बट साला हम इंजीनियर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें चांस भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। हमें चांस मिलते हैं तो नॉन टेक की पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार वैकेंसीज तो है, बट वो कोर मैकेनिकल की या फिर कोर इंजीनियर्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज तो नहीं है ना। अगर निकलती भी है तो कोई 2, 5, 6 वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, और जब निकलती भी है तो उनमें क्या इश्यू आ रहा है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो आईआरएमएस की मैं बात कर रहा था, साल भर से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो यहाँ प्रोमिस किया था कि उसका एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगी, साल भर से केवल एक वादे ही किए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। हर 2-3 महीने में एक अपडेट आ जाता है कि हाँ आईआरएमएस के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हो यार? साल भर कोई एक छोटी चीज होती है यार हम लोगों के लिए। जो इंसान 2017-18 से ईएस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो रेलवेज में जाना चाहता है, वो स्टूडेंट 2021 आने तक भी अभी तक अनएम्प्लॉय बैठा है, तो फिर उसके साथ ये जस्टिफिकेशन है क्या, जस्टिफाई है क्या जो आप कर रहे हो? आप नोटिफिकेशन तक रिलीज नहीं कर रहे हो आईआरएमएस का। उसके अलावा और भी काफी सारे इश्यूज है, जैसे कि मैकेनिकल के लिए मैं बात करूं, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन ये सभी इंजीनियर्स के लिए इशू है। जेडब्ल्यूएम की वैकेंसी, जूनियर वर्क मैनेजर, जो कि पहले यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता था एग्जाम, प्योर टेक्निकल एग्जाम है जिसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल, मेटलर्जी, जितनी ब्रांचेस हैं सबकी यहाँ पर वैकेंसीज होती है। जिसमें मैकेनिकल की यहाँ मास लेवल पर वैकेंसीज होती थी, 150 प्लस वैकेंसीज इस बार भी निकली है, बट वहां पर एक्सपीरियंस वालों को ही केवल मौका दिया जा रहा है। उसके लिए अपन सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये केवल एक फिर जेडब्ल्यूएम वाला ही ट्रेंडिंग वाला वीडियो हो जाएगा। बट अपन सभी इश्यूज के ऊपर बात करें। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? आईआरएमएस से हमारी प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम गेट का एग्जाम दिया करते थे कि हम किसी पीएसयूज के अंदर रिक्रूट हो जाएंगे। ठीक है, 70-75 मार्क्स पर इजीली आज से 3 से 4 साल पहले किसी भी पीएसयूज के अंदर हमारे रिक्रूटमेंट के अंदर हम कम से कम एलिजिबल हो जाते थे, हम या उसका इंटरव्यू दे लेते थे। बट आजकल का क्या सिनारियो है? मुश्किल से 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन केवल गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट नहीं करना चाहता। सब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, सब अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है यार, सबका अपना खुद का एग्जाम है, अच्छी बात है, बट उसके अंदर हमारा लॉस कितना है आप ये देखो। ठीक है, अभी आपने हाल ही में इतने सारे फॉर्म की फीस भरी, एनएफएल का एग्जाम आपने दिया, 8 वैकेंसीज के लिए पर स्टूडेंट 800 रुपीज कॉस्ट उन्होंने रखी गई थी। एटीसी का एग्जाम आप दे रहे हो, एटीसी का एयर ट्रैफिक कंट्रोल नॉन टेक डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ना कि इंजीनियरिंग कोर डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इंजीनियरिंग केवल एलिजिबल है वहां पर। ठीक है, अगर अपन इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसीज थी वो 8 वैकेंसीज थी, और उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फी कितनी थी? 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। यार मतलब ये हमें रोजगार दे रहे हैं या फिर खुद अपने लिए कुछ रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है यार। मतलब 1000 रुपए एक स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फी देगा। आज ही मैंने एक नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया होगा, जो कि यहाँ पर आरवीएनएल जो जेवीवीएनएल की तरफ से निकला हुआ है, राजस्थान आईएन और जेईएन की वैकेंसीज का 1600 रुपए सालों उन्होंने फीस रखी हुई है वहां पर। थोड़ा माफ करना यार, थोड़ा मतलब देखो गुस्सा आता है इस चीज पर कि 1600 रुपए फीस को एप्लीकेशन फी रखते हैं क्या यार? आप लोगों ने रोजगार का एक जरिया ढूंढ लिया है कि एप्लीकेशन फी की फीस कितनी भी रख दी जाए, क्योंकि जो मजबूर है ना स्टूडेंट वो बेचारा फॉर्म की फीस भरेगा।
तो जब यूपीएससी जैसे यार एग्जाम यहाँ पर 200 रुपए 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखती है, यहाँ 1600 रुपए हम एप्लीकेशन फीस देंगे, वो भी कितनी वैकेंसीज के लिए, यानी कि ओनली 6 to 8 मैकेनिकल की यहाँ वैकेंसीज है, उसके लिए हम यहाँ पर 1600 रुपए फीस देंगे। माना जेईएन की वैकेंसीज यहाँ पर 248 समथिंग है मैकेनिकल की, बट यहाँ पर आईएन की तो यहाँ पर 80 वैकेंसी है ना, उसके लिए भी हम 1600 रुपए फीस देंगे। तो यार ये कहां का जस्टिफिकेशन है यार। इसी तरीके से यहाँ पर गेट एग्जाम का कोई यहाँ पर इंपोर्टेंस ही नहीं रह जाता है। अब माना गेट एग्जाम यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए होता था, तो उसको हायर स्टडीज के लिए ही इंप्लीमेंट करो ना यार, फिर उसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों यूज कर रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके लिए भी आईआईटी जेईई की तरह 2 ही चांस रख दिए जाए कि गेट का एग्जाम कोई स्टूडेंट 2 या 3 बार दे सकता है। ठीक है, अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो वहां पर स्टूडेंट अपने साल खराब नहीं करेगा। आप मानते नहीं होंगे, हम चाहते ना चाहते हुए भी ना अपने 2 से 3 साल केवल इसी उसमें गुजार देते हैं कि हाँ कोई एग्जाम आ रहा है, फिर इसका सीबीटी 1 हो गया है, फिर इसका सीबीटी 2 हो गया है। मैं बात कर रहा हूं जी एनटीपीसी एग्जाम की, आपको पता ही होगा हमने 2017-18 में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, 18-19 की बात है ये। ठीक है, उसके बाद जो एक हैशटैग चला मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर कि यहाँ पर बेरोजगारी दिवस के रूप में ही उस दिन को हमने यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ एग्जाम डेट से रिलेटेड। अब क्या हो रहा है जी, अब 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सीबीटी 1 का एग्जाम नहीं हो रहा है। इसके बाद इनका ग्रुप डी का एग्जाम है सीबीटी 1 का, अगस्त तक कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स की रिलीज होगी, उसके बाद फिर रिजल्ट रिलीज होगा, फिर कोई ना कोई यहाँ पर आप जानते हो रिजल्ट रिलीज होने के बाद कोई ना कोई यहाँ पर लफड़ा हो ही जाता है कि कोई ना कोई इशू हो जाता है, जैसे कि रिजल्ट यहाँ पर कई बार दोबारा से रिलीज होते हैं या फिर जितना टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप ये प्रोसेस देख रहे हो कितना टाइम लगता है। देखो सब कुछ क्या होता है ना, ये बात नहीं कि एग्जाम के अंदर ये हर प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं बता रहा हूं कि केवल एग्जाम्स में इन लोगों को टाइम लगता है, मतलब गवर्नमेंट को। अगर अभी एग्जाम की जगह अगर कई जगह इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बात आ जाए ना, तो कोविड सिचुएशन के अंदर भी बिहार के अंदर इलेक्शन कंटिन्यू हुए थे और विद इन 15 डेज 20 डेज के अंदर यहाँ पर रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था। तो यार जब आप प्रायोरिटीज की बात होती है, सबसे मेन बात है कि प्रायोरिटीज उन्होंने नहीं बना रखा है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि इलेक्शन के टाइम पर लेकर आया जाता है बस केवल, है ना। अगर स्टेट की वैकेंसीज की बात की जाए तो उसको तो छोड़ ही दो यार, मतलब उसके बारे में बात करता हूं अभी क्योंकि वो मेरे साथ प्रैक्टिकली बीता हुआ है। पहले अपन बात कर रहे हैं कि पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की या गेट की, मतलब कोई मतलब नहीं रह गया है इस समय मैकेनिकल इंजीनियर्स या किसी भी ब्रांच के इंजीनियर्स के लिए गेट के एग्जाम देने का। केवल एक हायर स्टडीज के लिए भी यहाँ पर बना दिया गया है और वहां पर भी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कुछ 2-3 टॉप आईआईटीज के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज एनआईटी वाले भी वैसे भी कोई मतलब नहीं है, वहां पर भी इतना बेरोजगारी है। अगर आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिली है तो भी आपको कोई मतलब नहीं है एमटेक करके। तो ये सारे इश्यूज है। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्टेट की वैकेंसीज की, तो इतना बुरा हाल है ना स्टेट की वैकेंसीज का, मैं आपको बताता हूं। एक तो 3 से 4 साल में यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर वैकेंसीज को यहाँ पर निकालती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे उनको वैकेंसीज याद आती है। दूसरी बात, जब याद आती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता है आरएमएसएसबी ने राजस्थान जेईएन का एग्जाम कराया, सिविल का एग्जाम यहां पर पेपर लीक हो गया क्योंकि मास लेवल पर वैकेंसीज थी, इसलिए उनको पता लग गया, थोड़ा मीडिया के अंदर न्यूज लीक हो गई तो पता लग गया। लेकिन हम लोगों का क्या, वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर हम सब है, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर अपन मैकेनिकल की भी बात करें तो बुरा तो सिविल के साथ भी हुआ। जो स्टूडेंट प्रिपेयर करके गए थे, अगर इस चीज का लीक का पता नहीं लगता तो वो स्टूडेंट कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकते जो जेन्युइनली मेहनत करके गए थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा केवल सिविल का पेपर लीक हुआ है, मैं कह रहा हूं मैकेनिकल का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है या फिर क्या गारंटी दे सकते हो आप कि मैकेनिकल का पेपर लीक नहीं हुआ होगा। शायद हो सकता है पता नहीं लगा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम थी ना, पता कहां से लगेगा। तो जब मैं अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात बताता हूं जो मेरे साथ वहां पर भी थी, जब मैं आरएमएसएसबी जेईएन का एग्जाम देने गया तो हॉल के अंदर 15 से 20 जने बैठे हुए थे, ठीक है। वहां पर जब हम पेपर दे रहे थे, हम सब बिजी थे पेपर करने के अंदर, तो वहां पर जब एक बार जब लास्ट में होता है ना कि 10 मिनट आपके बचे होते हैं एग्जाम देने से पहले, उस समय मैम कहती है, जो भी कंसर्न फैकल्टीज होती है जब आपकी, वो बोलती है कि आप जल्दी से ओएमआर फिल कर लीजिए। तो वो एक स्टूडेंट को टोक रहे थे जो कि मेरे साइड में बैठा हुआ था कि यार बेटा आप ओएमआर फिल करो, आपने कुछ भी फिल नहीं किया। तो वो स्टूडेंट फ्री बैठा हुआ था कि नहीं मैम मुझे नहीं फिल करना। यार हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं, ऑफलाइन पेपर है, और अगर हम वहां पर एग्जाम देने पहुंच चुके हैं सेंटर पे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हम उस एग्जाम की ओएमआर भी फिल नहीं करते हैं क्या यार? ये कौन सा लॉजिक हो गया? आप भी मत समझना कि वो वहां टाइम पास करने गया था। बाद में यहां पर पता लगा कि जब बीएल जाटावत सर ने, जो मतलब होता है ना कि अपने आरएमएसएसबी के चेयरमैन थे, उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया तब इस चीज का खुलासा हुआ कि वो ओएमआर इसलिए फिल नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी ओएमआर बाद में सेंटर्स पे जाकर फिल कर रही जा रही थी।
यार मैकेनिकल की 8 से 10 वैकेंसीज थी RMSSB JN के अंदर। हर सेंटर पे अगर एक भी स्टूडेंट की ऐसे जो घपला हो रहा था उसमें अगर वो इन्वॉल्व थे तो हम लोग एग्जाम देने क्यों जा रहे थे यार। साला हमने टेक्निकल पढ़ा, हमने राजस्थान की जीके पढ़ी, हम इतनी मेहनत करके भी 100 नंबर मुश्किल से लेके आ पा रहे थे और लोग बाग यहाँ कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे हमारे 115 है, 116 है। यार इतनी भी क्या राजस्थान की जीके आपने पढ़ लिया, टेक्निकल पढ़ लिया, इतनी भी क्या खतरनाक एक्यूरेसी हो गई यार आपकी, जो आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो। तो ये जो इश्यूज हैं ये बहुत आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है हम लोगों को यार, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे ना तो कब बोलेंगे यार। फिर हमें यूनाइट होकर एक लेवल पर आने की जरूरत है जिससे कि हम अपने मुद्दों को रख सके, इंजीनियर्स भी अपने मुद्दों को रख सके। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय चल रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन का। आपने SSC CGL का भी देख लिया होगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम अभी हुई। उन लोगों को यहाँ पर जो इजी शिफ्ट थी उनके 50 नंबर तक रिड्यूस कर दिए गए और जो टफ शिफ्ट थी उनके 50 से 60 नंबर तक बढ़ा दिए गए। आप देख रहे हो ये डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाता है, 100 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यार। और ये चीज ना आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार सही हुआ ना, फॉर्मूला भी सही है, नॉर्मलाइजेशन भी सही हुआ, लेकिन इसके अंदर गलती का है। गलती देखो, इसके अंदर गलती एग्जाम कंडक्टिंग कराने वाली बॉडी की है। आप जब किसी एग्जाम को शिफ्ट में कंडक्ट करवाते हो ना, इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं ना। जब आप किसी एग्जाम को शिफ्ट में कंडक्ट करवाते हो तो आप उन शिफ्ट को मैनेज करके चलो ना यार, कि जो उनका डिफिकल्टी लेवल है आप उनको मैनेज करके चलो कि आपने जो फर्स्ट शिफ्ट बनाई है सेम उसी लेवल के ऊपर आप सेकंड शिफ्ट बनाओ, ताकि दोनों का डिफिकल्टी लेवल उतना डिफरेंस ना आ जाए यार कि आप एकदम ही जमीन आसमान का डिफरेंस क्रिएट कर दो। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि गेट का एग्जाम भी कंडक्ट होता है, गेट के एग्जाम भी हमेशा मैकेनिकल का 2 शिफ्ट में कंडक्ट होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हमेशा से मुश्किल से 4 से 5 नंबर का मैंने कभी नहीं सुना होगा कि इससे ज्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसी की इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पर NLC के अंदर भी यही हुआ हमारे साथ। NLC में कुछ शिफ्ट के 15 तक मार्क्स बढ़ गए यहाँ पर, कुछ के यहाँ पर 4-5 नंबर ही बढ़े। ठीक है 15 तक भी हम मान लेते हैं, बट फिर भी उसके अंदर आपको डिफिकल्टी लेवल जो दोनों शिफ्ट का होता है वो मैनेज करके चलना पड़ता है कि हाँ दोनों का लेवल सेम रखना चाहिए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर उतना डिफरेंस क्रिएट ना हो। अभी हाल ही में देखना NTPC के CBT1 का रिजल्ट आएगा। कुछ स्टूडेंट यार जो इजी शिफ्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा इस शिफ्ट में आया ही क्यों एग्जाम का यार, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं। मान लो मैं इजी शिफ्ट के अंदर हूं, 100 मार्क्स का कोई पेपर है, अगर मैं उसमें 90 क्वेश्चंस भी करके आ जाता हूं जिसमें मेरी एक्यूरेसी मान लो 80 की होती है, अब मैं 80 यहां पर मेरा सही है, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग हो गया, मैं 75 तक आ गए मेरे, मान लो 78 आ गए। वहीं कोई स्टूडेंट है जिसने 50-55 तक किए हैं एक्यूरेसी के साथ, जिसकी टफ शिफ्ट में था, और उसके यहाँ नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है मुझसे भी ज्यादा मार्क्स हो जाए। तो यार इजी शिफ्ट वालों का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टूडेंट के साथ मतलब आपने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि वो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ रहा है। एग्जाम के एटमॉस्फेयर में गलतियां उससे भी होती है यार, इजी शिफ्ट में ज्यादा गलतियां होती है एज कंपेयर टू अगर मैं टेक्निकल पेपर की बात करूं तो। मैं PSUs के एग्जाम की बात करूंगा एग्जांपल के तौर पर। अभी आप सबने PSUs के एग्जाम दिए होंगे, NLC का एग्जाम हुआ, RCFL का चलो एक ही शिफ्ट में हुआ, NLC का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, उसके अलावा विजाग स्टील का एग्जाम हुआ। आप सब देख रहे होंगे कि जब टेक्निकल का हमारा एग्जाम होता है तो जो एक होता है ना इजी शिफ्ट होती है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू टफ शिफ्ट के। और जो टफ शिफ्ट होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे जो टफ शिफ्ट होती है ना उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं। इजी न्यूमेरिकल जो गेट TS वालों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बट जो वो स्टूडेंट जो प्रिपेयर नहीं करते और एग्जाम में बैठते हैं ना उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। तो वो स्टूडेंट कर नहीं पाते, इसकी वजह से वो टफ शिफ्ट कर दी जाती है। जबकि जो स्टूडेंट मतलब इजी न्यूमेरिकल होते हैं ना उस शिफ्ट को टफ शिफ्ट बना देते हैं, और जिस शिफ्ट में यहाँ पर थ्योरी आती है जिसमें कि गलती होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि हमारे जो मैकेनिकल पोर्शन में ऐसे थ्योरी क्वेश्चन है वो लोग पुटअप कर देते हैं जो हम कहीं पढ़ भी नहीं पाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मेरी शिफ्ट में आए थे NLC में, जो मुझे पता भी नहीं था कि क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, और वो इजी हो गया वो क्वेश्चन। बिकॉज लोग तुक्का मार के आ जाते हैं, सही हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इजी से कोई तुक्का मारता नहीं है नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर लोग तुक्का मार के आ जाते हैं। लेकिन वो शिफ्ट इजी शिफ्ट हो गई, जबकि उसके अंदर गलतियां बहुत होती है। तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में कह रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन अगर आप करो, फॉर्मूला आपका सही है, हम इंजीनियर से हम भी समझते हैं कि कैलकुलेशन सही है आपकी, बट आप शिफ्ट को मैनेज करके चलो जिससे कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्रिएट ना हो। और जो इशू है कि टेक्निकल की वैकेंसीज हमारी नहीं निकल रही इंजीनियर्स की, बहुत बुरा हाल इंजीनियर्स का चल रहा है, तो उसी के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, आपको पता है कि स्टेट की वैकेंसीज के जो इतने घपले हुए, उसके बाद BL जाटावत को यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नया कोई RMSSB का चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट हुआ। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, पेशेंस रखते हैं, हमारे पेरेंट्स यार उम्मीद रखते हैं हम लोगों से, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती है ना जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है यार, वैकेंसीज टाइम पे नहीं निकल रही है, IRMS का कोई अपडेट नहीं है, SSC JEE की वैकेंसीज की बात करें तो पहले कब 2000 वैकेंसीज निकला करती थी, आज यहाँ पर जो 2000 वैकेंसीज निकलती है उसमें से केवल 1450-1500 आप केवल सिविल डिपार्टमेंट के खाते में डाल देते हो। तो यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्यों बनाया? कहने को मैकेनिकल यहाँ पर फादर ब्रांच है, कोर ब्रांचेस है, यहाँ पर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को
पहले यहाँ कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी यहाँ पर नजरों से देखा जाता था, बट जब हम बाहर निकलते हैं ना इंजीनियरिंग करने के बाद, सच बात बताऊं तो लोग हंसते हैं हम पर यार, मतलब हर तरीके से हंसते हैं। अगर हम किसी भी बात करें, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कोई गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 8 से 10 हजार रुपए में आप देखोगे तो धारूहेड़ा या फिर गुड़गांव के अंदर लोग बाग काम कर रहे हैं यार। ठीक है, क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि कोई और जरिया ही नहीं है हम लोगों के पास यार। ठीक है, हम कहां जा सकते हैं? CSIT की तरह हम किसी कोडिंग वाली कंपनीज को तो ज्वाइन नहीं कर सकते ना, और लोग कर रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले भी काम, क्योंकि उनको जॉब चाहिए। कहने की बात यह है यार, देखो कि हम लोगों को यहां पर आना पड़ेगा सामने। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि मोदी रोजगार दो, बट मैं ये कहूंगा कि इंजीनियर्स को चांस तो दो कम से कम यार। आप कम से कम एग्जाम देने का चांस तो दो ना यार, एक फेयर चांस तो दो। आपको मैं एक डाटा एनालिसिस करने के लिए बता दूं, हर साल लगभग 2 लाख मैकेनिकल इंजीनियर्स यहां पर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, और हर साल मुश्किल से 200 वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती होगी। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, 250 मान लो, 300 मान लो यार, ऑन एन एवरेज इससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती। 500 मान लो ना, 0.1% या 0.2% से भी कम यहां पर आप वैकेंसीज निकाल रहे हो, तो क्या जस्टिफाई करोगे आप इस चीज को यार? ठीक है, या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही बंद कर दो यार, या तो सीट्स ही कम कर दो ताकि स्टूडेंट इंजीनियरिंग ही ना करे यार। तो या तो आप लिमिटेशन लगा दो प्राइवेट कॉलेजेस पे। इतना लाखों रुपए खर्च करके घर वालों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा बच्चा कहीं ना कहीं, या फिर मेरा जो भी बेटा है वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, मेरा बेटी जॉब करेगी कहीं ना कहीं। बट जो सिचुएशन चल रही है, सालों से हम IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 75 तक मार्क्स आ जाते हैं लोगों के, लेकिन तो भी वो किसी PSUs के अंदर रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही सीरियस इशू है यार ये। ठीक है, इसके ऊपर हमें आगे आना जरूरी है। जो भी 25 फरवरी को एक मुहिम चलाई गई है, मोदी रोजगार दो, माना कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी फैमिली है यार, बट फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, अपने स्टेटस पे अपलोड करो, ताकि जितनी भी हमारी इंजीनियर्स आर्मी है सब तक ये चीज पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है और हमें इसके ऊपर बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और भी काफी सारे इशू है जिसके ऊपर मेरे को बात करनी थी, बट वीडियो लंबा हो जाएगा देखो। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आप समझ चुके हो कि प्रॉब्लम्स क्या है। हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ही नहीं निकल रही है। मानता हूं वैकेंसीज निकलती है, बट वो नॉन टेक डिपार्टमेंट की होती है यार। हर कोई इंसान इंजीनियरिंग करने के बाद नॉन टेक डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता है यार। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से इतना प्यार करते हैं कि वो केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और हमने इंजीनियरिंग की है तो यार हमारी वैकेंसीज भी तो निकलनी चाहिए ना यार, मास लेवल पे कम से कम। तो इसके बारे में हमें आगे आना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर से हमें सपोर्ट करना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दो यार। मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को कि आप है ना शेयर करो वीडियोस को या फिर ये करो वो करो, लेकिन आज जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर शेयर करो यार, क्योंकि आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कल को हमारे जो भी छोटे भाई बहन है उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। जी, मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूं जो भी अभी 12th में है या फिर इंजीनियरिंग के प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि IITs में तो बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं ना यार। मैक्सिमम स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज या फिर NIT में ही जाएंगे, या किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। किसी का भी प्लेसमेंट कॉलेज में NITs का या गवर्नमेंट कॉलेजेस का इतना नहीं है। तो आप लोगों से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और 25 फरवरी को जो मुहिम चलाई जा रही है ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे, ठीक है, 11 बजे कि मोदी रोजगार दो, उसके साथ हमें एक और हैशटैग चलाना है कि इंजीनियर्स को चांस तो दो कम से कम। IRMS का है, JWM की वैकेंसी है, काफी सारी वैकेंसीज है जहां पर हम लोगों को यहाँ पर चांस ही नहीं दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस वालों को लिया जा रहा है। ठीक है, और IRMS का कोई अपडेट नहीं है, SSC के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज नहीं की जा रही है। तो बहुत सीरियस कंसर्न है। आई होप आप लोगों को ये चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।